राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। I am very happy and also congratulate the Modi government and also Honorable Minister taking such kind of effort to say the Beti Bachao, that kind of program. But I have seen that reply. You have given the detailed things of what are the measures taken by the Modi ji government to save the female child. That is the very important thing. But I want to know from the Honorable Minister, see, you know very well in Tamil Nadu, when this kind of situation took place, 91, 92 at the time, Honorable Amma took a cradle baby system to save the female child. That is the scheme that she brought and introduced, saved so many female girls and give good education. Can the minister come forward this kind of scheme to implement throughout the India to save the female child? That is I want to know. Thank you. This is your suggestion. Please. The honourable member's suggestion and the concern that he has expressed. So under this scheme, the democratization of policy measure is such that every district can use any measure that they deem fit, including a state government can take any decision they may deem fit to ensure that the girl child is safe. This particular suggestion of the honourable member shall be communicated to his state government. Thank you. देरक जी ने ये प्रश्न उठाया है कि कितने प्रतिशत राशि धन राशि महिला बाल विकास के प्रचार प्रसार में खर्च हुआ। मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ा, इसमें जवाब में आया है कि 20-21 में 58% राशि महिला बाल विकास का जितनी राशि एलोकेट किया गया उसमें 58% राशि विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में खर्च किया गया। देरक जी है नहीं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या आने वाले समय में थर्ड जेंडर को महिला बाल विकास के आंगनबाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी में रखा जाएगा क्या? ये मैं जानना चाहती हूँ। इस बात का उल्लेख किया कि इस स्कीम के अंतर्गत मात्र प्रचार प्रसार में भारत सरकार पैसा खर्च करती है। मैं उनको इस सदन में अवगत कराना चाहती हूँ कि भारत सरकार 100% 400 से ज़्यादा ज़िलों में प्रत्येक ज़िला को 50 लाख रुपए प्रदान करती है ताकि ज़िला अधिकारी और प्रदेश की सरकार जैसा कार्यक्रम उचित समझे वैसा उसको अपने प्रदेश में अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक कि आंगनवाड़ी सिस्टम्स में किसको नौकरी देना, ICDS प्रोग्राम जो अब मिशन पोषण के नाम से जाना जाता है उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार प्रदेश सरकार का है। माननीय मंत्री जी, अभी हाल में परसों ही एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में कुपोषण के लक्षण बहुत चिंताजनक हैं। बावजूद उसके पोषण अभियान के 66% फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। क्या ये सच है? माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं वो इस प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जनवरी 13 पिछले साल हमने पोषण अभियान की इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत नए गाइडलाइंस हर प्रदेश की सरकार को प्रस्तुत किए थे। तत्पश्चात हर माह प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से हम हर घर तक, हर बेनिफिशियरी के घर तक उनके जो लाभ हैं वो पहुँचे, विच इंक्लूड्स राशन। हमें प्रदेश की सरकार ने अवगत कराया है और रिपोर्ट भी उपस्थित करवाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सरकारें विच इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश बेनिफिशरीज के डोर स्टेप तक बेनिफिट देकर आई हैं। धन्यवाद। मैं जानता हूं कि पंचायत राज्य का विषय है और अलग अलग राज्यों में पंचायतों के कुछ अलग अलग कानून, नियम और कन्वेंशंस हैं। क्या भारत सरकार या मंत्रालय इस बात की व्यवस्था करेगी कि अलग अलग राज्यों के पंचायत के चुने हुए सदस्यों का अनुभव दूसरे राज्यों में हो, जिससे कि पंचायत की एफिशिएंसी और पंचायत का जो कन्वेंशन है उसका विकास हो सके? अगर एक छत्तीसगढ़ के पंचायत में कोई कन्वेंशन है और पंचायत के कार्य करने का तरीका है, वही तरीका यदि असम में हो, धन्यवाद राकेश। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये प्रावधान है, जो पंचायत अच्छी काम करती है वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूंगा, हिरवे बाजार पंचायत का। वहाँ पे बहुत सारे राज्यों से वहाँ पे जो अच्छा काम हुआ है वो देखने के लिए
दूसरे पंचायतों के सदस्य जाते हैं। मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी ने जो आपने जवाब दिया है उसमें कहा है कि क्राइम इन इंडिया में ये आप प्रस्तुत करेंगे। हम लोग क्राइम इन इंडिया कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। जवाब मांगा गया है हाउस में, जवाब हाउस में आना चाहिए था। लेकिन आपसे संरक्षण चाहता हूँ कि माननीय मंत्री से कहें कम से कम ऐसा जवाब दें कि हम लोग उसको जान भी लें। दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कि नकली नोटों के बारे में जिस प्रकार से ये नोटबंदी हुई और पूरे देश में हाहाकार मच गया, उसके बाद आज तक स्थिति क्या है कि नकली नोटों का प्रचलन बंद हुआ, उससे अधिक नकली नोट आज बाजार में आ गए हैं। धन्यवाद। सभापति महोदय, जहाँ तक उन्होंने मूल प्रश्न के संबंध में कहा है कि उत्तर सटीक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से उनको कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने पूछा है वह उत्तर सभापटल बहुत ही सटीक रूप में रखा गया है खंड वाइज। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण हुआ है उसके बाद जाली नोटों के प्रचलन में भी क्या स्थिति आई है, बढ़ी है या घटी है। तो जाली नोटों का जो एक तरह से प्रचलन है जिसका जो कुप्रभाव देश पर पड़ता है वह केवल आर्थिक स्थिरता के लिए ही खतरा नहीं है, देश में आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। माननीय मोदी जी की सरकार संकल्पित है कि हम देश की अखंडता के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम किसी भी प्रकार के साजिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक नोटबंदी की बात आई है उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम आए हैं। नोटबंदी के कारण तो बहुत है, इस मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य को हम कहना चाहेंगे कि इसके कारण जो काला धन था, काला धन को बाहर निकालने में बड़ी कामयाबी मिली है और आज इसको देश और दुनिया में इसको देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल प्लीज, आज जिस प्रकार के काला धन प्लीज, और दूसरा जो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सल इलाकों में जिस काले धन का उपयोग होता था वह एक बड़ी मात्रा थी और इस विमुद्रीकरण के कारण उस पर कमी भी आई है, विराम भी आया है। जहाँ तक जाली नोट के प्रचलन की बात है कि ज़्यादा आया है, ऐसा नहीं, इसकी कोई स्थिर प्रवृत्ति नहीं है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। लेकिन जैसे 17 और 18 के उदाहरण इसमें हमने उत्तर में दिया है, तो लेकिन इस पर सरकार की संकल्पित है। और जो जाली नोटों का अगर यह क्वेश्चन का भाव यह है कि जाली नोट ज़्यादा अभी बरामद किए जाते हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने संकल्प के अनुसार उस साजिशों को नाकाम कर रही है जो जाली नोट के प्रचलन को भारतीय अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री पूछना चाहूँगा कि इस नोटबंदी को के बाद भी यदि जाली नोट नहीं रुक रहा है तो सरकार को जो कल माननीय बजट पेश किया गया, माननीय मंत्री ने पेश किया, उसमें उन्होंने कहा डिजिटल नोट में अब जारी होंगे। क्या ये नोट फर्जी नोट रोकने के लिए डिजिटल नोटिंग से लाभ मिलेगा या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? जरूर लाभ मिलेगा। जहाँ तक कि इन्होंने कहा कि नोटबंदी और जाली नोटों का जो प्रचलन है उसमें कमी आई या नहीं आई है, मैं इनको स्पष्ट रूप से मैं पहले भी कहा हूँ, अगर और विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि NIA अब तक FICNA के 12 केस दर्ज किए हैं और उस 12 केस में जो पाकिस्तान के 21 केस थे और अब तक उसमें 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 108 दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जब सरकार इस प्रकार की जांच करती है, FIR करती है, ठोस कार्रवाई करती है और गिरफ्तारियां होती है, तो निश्चित रूप से जाली नोट के प्रचलन व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयास होता है उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी कमी आई है तो हमारे ठोस निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है, कभी बढ़ती है तो हमारी जो प्रक्रिया है उसको रोकथाम के लिए तो हम उसकी बरामदी भी ज़्यादा करते हैं। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई जी फ्रॉम लोकसभा। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रतिशत की बात करते हैं तो गृह मंत्रालय जब इस प्रकार की घटनाएं होती है
तो एनआईए जो इसकी जांच एजेंसी है उसके माध्यम से हम इस पे कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो प्रश्न है, बहुत प्रश्न इनका वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय जी, बड़ी चिंता का विषय, मैं सिर्फ एक फिगर्स जान के माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जवाब जानना चाहता हूं। कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भाइयों बहनों ये जो जाली नोट है बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब 2000 के नोट्स 4,67,346 पकड़े गए जो नए नोट है। 500 के नए नोट्स 2,97,372 पकड़े गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कैसा प्रयास चल रहा है कि हर साल जाली नोट कम होने की बजाय आपका टेबल दिखा रहा है कि 2019 में 2000 के नोट्स 90,566 पकड़े गए थे, वो कम नहीं हुए, बढ़ के 2020 में 2,44,834 हो गए। माने बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आप कहते हो तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि पाकिस्तान की साजिश करते रहे और हम सीना तान के बैठे रहें? क्या कोई आपके बड़े लोग जाली नोट नेपाल से या बाहर से आए उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं, उसकी जांच करवाना चाहते हो या नहीं? प्लीज क्वेश्चन। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं पहले ही कहा हूं कि इसकी प्रवृत्ति अस्थायी नहीं है। अगर जिस वर्ष के आंकड़ों की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि 7, 17 और 18 के भी आंकड़े देखें कि 17 के अलावा 18 में कम हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा जाली नोटों की जब्ती यह भी एक शो करता है कि हम कार्रवाई तत्परता से कर रहे हैं। तो हमारे कार्रवाई का भी परिणाम है कि जिस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास को विफल करने को भी यह प्रतीत कराता है कि जाली नोट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। और जाली नोट के वर्ष वाइज आंकड़ा भी दिए गए तो कभी कमता है कभी बढ़ता है। 2019 की 20 की बात उन्होंने किया है तो टेबल में 2017 और 18 के टेबल में भी आंकड़े को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका अस्थायी प्रवृत्ति नहीं है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।